नमस्कार, HN24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शतरंज। सनातन, जातीय जनगणना और पीडीए, इन तीन मुद्दों को लेकर इस वक्त देश की राजनीति चल रही है। इन्हीं तीन मुद्दों के इर्द गिर्द सारी राजनीति घूम रही है। सपा पीडीए को लेकर चल रही है, कांग्रेस जातीय जनगणना को लेकर चल रही है, तो बीजेपी सनातन को लेकर चल रही है। इन सभी पार्टियों ने अपनी अपनी पिच लगभग तैयार कर ली है, लेकिन इन सबके बीच जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौड़ होते नजर आ रहे हैं, गायब हो गए हैं। जनता के मुद्दों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब अपने अपने पिच पर खेलने पर लगे हुए हैं। सपा पीडीए की बात करती है और अब तो गाए बगाए वो हर मंच से कांग्रेस को भी घेरती रहती है कि जातीय जनगणना को लेकर या फिर दलित और पिछड़े समाज को लेकर। बीजेपी को तो घेरती है, वहीं बीजेपी सनातन को लेकर चल रही है, उस पिच पर खेल रही है। और लगातार आपने देखा होगा किस तरह से कई ऐसी तस्वीरें भी सामने निकल के आई। बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, अयोध्या की काफी सारी खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई। तो ऐसे में सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति तो सेट है, लेकिन जनता के मुद्दे गौड़ है। ये रिपोर्ट देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में रसाकसी चल रही है। हर एक पार्टी अपने आप को जनता की सबसे बड़ी हितैषी बता रही है। वहीं 24 के चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन का कांट के रूप में बने इंडी गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा। 24 के चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में पड़ी रार कहीं न कहीं इंडी गठबंधन के नुकसान की ओर संकेत दे रहा है, और ये रार स्वार्थ की है, जिसे चाहकर भी नेता खत्म नहीं कर पा रहे हैं। गठबंधन चाहे जो क्यों ना हो, लेकिन जो पार्टियां हैं उन्हें किस पिच पर खेलना है उन्होंने पहले ही तय कर लिया है। बात अगर हम बीजेपी की करें तो बीजेपी ने सनातन की पिच पर खेलने की पूरी तैयारी कर ली है। यही वजह है कि 24 के चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार कर दिया गया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी 2024 को हो जाएगी। बीजेपी इस दौरान ये दिखाने की पूरी कोशिश करेगी कि सनातन को लेकर बीजेपी कितना काम कर रही है, और जब तक सत्ता में बीजेपी है सनातन सुरक्षित है। देखिए, ऐसा है कि हम भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की राजनीति करते हैं और जो भी राजनीति करते हैं हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। हमने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी दिया, हरगल योजना के तहत नल का काम किया, हर गलियारों में काम किया, मैंने सड़कों पे मुद्दों पे काम किया। हम सनातन धर्म की बात करें तो हम अभी भी आप देखें अयोध्या मंदिर पर मैंने काम किया है। अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हम सबके बीच में सनातनियों के लिए गर्व की बात है कि 2024 में हम सनातन के लिए काम कर रहे हैं और उसके उद्घाटन में हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी रहेंगे। और आज भी देखिए आप सनातन धर्म में, जब तक हम सनातन धर्म के लोग बीच में थे तब तक कोई काम नहीं कर रहा था, और आज लोग कहते हैं कि मुझे बुलाया नहीं जा रहा है, मुझे उद्घाटन में नहीं पूछा जा रहा है, लोग मोदी जी क्यों उसमें आए। बात अगर हम सपा की करें तो सपा पूरी तरह से पीडीए को लेकर काम कर रही है। यही वजह है कि सपा ने पीडीए साइकिल रैली निकाली थी और ये बताने की कोशिश करी कि दलित पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ अगर कोई है तो वो है सपा। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव हर मंच से बीजेपी को पीडीए विरोधी कहते भी देखे जा सकते हैं, लेकिन अब तो अखिलेश यादव बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी अपने निशानों पर ले रहे हैं और पीडीए विरोधी कह रहे हैं, जिससे यह समझा जा सकता है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये देखिए कि कांग्रेस भी जातीय जनगणना की बात कर रही है, कांग्रेस भी एक्सरे समाज की बात कर रही है। एक्सरे समाज का हो, अरे इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हो? आजकल तो एमआरआई सीटी स्कैन है, आप 3 महीने में गिन सकते हो जाति। आज टेक्नोलॉजी है, आज इतना सब कुछ डेटा अवेलेबल है, सबका आधार बना हुआ है, आपको समय क्यों लगेगा? इसलिए जो एक्सरे की बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने कभी आज़ादी के बाद से जातीय जनगणना रोकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो सनातन की राजनीति कर रही है ना हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने की राजनीति कर रही है और धर्म के नाम पर सिर्फ ये लोग पाखंड की राजनीति कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि ये लोग अयोध्या और राम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या और राम की बात करते करते आज मोदी और योगी जी का दूसरा कार्यकाल
7 साल लगभग कंप्लीट हो रहा है। मोदी जी 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं। अभी तक अयोध्या में कोई ऐसा स्थान नहीं बना पाया जहां वो खुद कैबिनेट की मीटिंग कर लेते। जिस जगह पर कैबिनेट की मीटिंग योगी जी ने की है, ये समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय है। दूसरा जो राम की पैड़ी बनी हुई है, जिसका आजकल भारतीय जनता पार्टी को गानों के साथ बड़ा प्रचार कर रही, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। तो अभी तक सिवाय मंदिर, और वो भी मंदिर में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है? बीजेपी जहां सनातन, सपा पीडीए, तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस ने जातीय जनगणना के मुद्दे को एक बार फिर से हवा दे दी है और इसको लेकर कांग्रेस के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि अगर केंद्र के अंदर उनकी सरकार बनती है तो वो जातीय जनगणना करवाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया था। हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी हैं, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं, भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में, कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है जाति गणना के साथ साथ सबकी बात कर रही है, सर्वधर्म की बात कर रही है, सर्वधर्म के साथ है, सबके साथ है। कांग्रेस कहीं किसी भी, इसीलिए कांग्रेस के पास आज कुछ बचा नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने कभी किसी एक जात विशेष की बात नहीं कही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो कमजोर हुई, उसका एक कारण ये भी रहा कि कांग्रेस ने कभी ना हिंदू की बात की, ना कभी मुसलमान की बात की, सर्वधर्म की बात की, और हमेशा सबके साथ कांग्रेस खड़ी रही, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कांग्रेस सबके साथ खड़ी रही। और यहाँ पर जो जातिवाद की राजनीति शुरू हुई, इसीलिए कांग्रेस कमजोर हुई, क्योंकि कांग्रेस ने किसी जात की बात नहीं कही। कांग्रेस सबकी बात करती रही, सबके सर्वधर्म बात के लिए बात करती रही। कुल मिलाकर सवाल यह उठ रहा है कि देश की राजनीति में सिर्फ धर्म और जाति रह गए, मुद्दे तो कहीं पीछे छूट गए। नेताओं को जनता के मुद्दे की नहीं बल्कि उनके वोटों की लालसा है। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि कब तक देश के अंदर जाति और धर्म की राजनीति होगी। एचएनएन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ऐसे कई सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, उन मेहमानों से हम सवालों का जवाब भी जानेंगे। हमारे साथ रामनिवास यादव जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले राज शर्मा जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। राज भाई, आपने सुना अभी अखिलेश यादव को, आप शायद सुन रहे होंगे, अखिलेश यादव ने आप लोग को भी अपने लपेटे में ले लिया और जातीय जनगणना की जो आप बात कर रहे हैं घूम घूम के, वो कह रहे हैं कि जो अब एक्सरे की बात कर रहे हैं, तब कहाँ थे जब इनकी ये सत्ता में थे, तब क्यों नहीं एक्सरे कराया गया? अब तो बहुत हाईटेक जमाना आ गया है, तब क्यों नहीं एक्सरे करा लिया गया, जातीय जनगणना करा ली गई? अब क्यों घूम घूम के ये लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं? राज शर्मा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, हम रामनिवास यादव जी से के रुख करते हैं। रामनिवास यादव जी, सनातन की पिच पर खेलने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि बार बार जो है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि वो जो है सबसे बड़े सनातनी हैं और जब वो सत्ता में रहेंगे तो सनातन सुरक्षित है। नहीं मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती। एक करोड़ों के लोगों की आस्था थी इसके और हजारों सालों की तपस्या हिंदुस्तान के लोगों की थी, तो आज राम मंदिर भवन बन रहा है। इसको बनवाने में इनका योगदान है तो निश्चित रूप से जश्न तो मनाएंगे ही। अब एक जश्न तो समाजवादी पार्टी नहीं बना सकती ना, क्योंकि बाबरी मस्जिद बना रही थी। कांग्रेस नहीं मना सकती क्योंकि वो राम की विरोधी थी, राम मंदिर की विरोधी थी।
अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और लाखों करोड़ों हिंदू समाज के लोग जश्न मनाएंगे ही, उसकी बात करेंगे ही। और भारतीय जनता पार्टी सनातन के साथ साथ विकास की बात करती है। आज हम जब पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये बात न कांग्रेस को समझ में आती है न समाजवादी पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस तो कभी गरीब लोगों को, समाज के पिछड़े लोगों को, कभी उनको वोट बैंक के अलावा कभी उनको इंसान मानी ही नहीं। भाई जो पार्टी 50 सालों से ज्यादा इस देश में राज की, वो पार्टी आज कह रही है कि इनको कभी इंसाफ नहीं मिला, ये समाज इतने पिछड़े क्यों है? तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता से घबरा के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक मिलकर कुछ सिर्फ षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र करके पिछले समाज के लोगों को बांटने का, दलित समाज के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जब इनका असली एजेंडा भाई आज चाहे प्रियंका जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, कभी राम मंदिर गए? ईसाइयों के धर्म स्थल पर जाएंगे तो वहां के वस्त्र पहन लेंगे। मैंने कई बार देखा कि मंदिरों पर गए तो मंदिरों को पहन लिया, मुस्लिम धर्म गुरुओं के यहाँ गए तो मुस्लिम टोपी लगा ली। तो भाई जो गिरगिट की तरह जो लोग धर्म के नाम पर रंग बदलते हैं, वो देश का और प्रदेश का भला कैसे कर सकते हैं? वही हाल समाजवादी पार्टी का। मैं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या कभी किसी मंदिर गए? अभी 2-3 महीना पहले अयोध्या गए थे, बगल में रुदौली एक रुश्दी मियां उनके वहां गए थे, लेकिन राम मंदिर नहीं गए। वहां के लोगों ने कहा कि अखिलेश जी को राम मंदिर आना चाहिए था। अगर राम से इतनी नफरत है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को देश और समाज कभी माफ नहीं करने वाला है। अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अखिलेश जी कहते हैं यादव समाज हमारे साथ है, लेकिन यादव समाज राम का प्यारा था और कृष्ण का भी प्यारा था। अगर दोनों उनके प्रिय हैं तो आखिर राम से इतनी बैर क्यों और कृष्ण से इतना बैर क्यों? ठीक है, मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ रामनिवास कि अखिलेश जी सिर्फ रोड के लिए यादव समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि राज शर्मा जी देखिए, सबकी अपनी अपनी पिच तैयार है, बीजेपी की अपनी पिच तैयार है, आपने भी अपनी पिच जातीय जनगणना को लेकर तैयार कर ली है। इधर बीजेपी कह रही है कि सनातन के सबसे बड़े विरोधी आप लोग रहे हैं और अब आप लोग जो है सनातनी चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है रामनिवास यादव जी, ठीक है रामनिवास भाई, ठीक है ना, अब आते हैं आपके पास, आते हैं सेकंड राउंड में, आते हैं ना रामनिवास भाई, ठीक है। राज शर्मा जी, अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आपके ऊपर सवाल बीजेपी तो उठा रही है, लेकिन साथ साथ में आपकी जो बड़ी जो आपके घटक दल के लोग हैं वो भी उठा रहे हैं, अखिलेश यादव उठा रहे हैं कि जातीय जनगणना की बात, एक्सरे की बात आप करते हैं, क्या राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन आज तो सिटी स्कैन का जमाना आ गया है, आज तो हाईटेक जमाना आ गया है, और यही वो लोग हैं जो इतने सालों से सत्ता में रहे, मलाई खाई, लेकिन जातीय जनगणना की बात तब इन लोग को याद नहीं आई और आज जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। राज शर्मा जी। मनीष भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी रामनिवास भाई बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, कौन मंदिर गया कौन नहीं गया। ये मुझे आप ही के चैनल पे बता दें, आज कौन नेता गया को धोखा देने वाली व्यक्ति इस में न पैदा हुई न अभी से अभी होता। मुझे समझ आता है ये लोग कितना घृणित कार्य कर रहे हैं जो भगवान के नाम पे सत्ता पा रहे हैं, और मुझे नहीं समझता हम लोग कितने इमोशनल लोग हैं जो इनको वोट दे देते हैं। और सवाल इस बात का है कि ये लोग हमेशा, इनके पार्टी के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लोग इमरजेंसी की भी बात करते हैं। मैं कहता हूं इमरजेंसी हमने लगाई थी, अगला इलेक्शन हार गए थे, जब वो दोबारा हुआ इलेक्शन हम जीत गए। अब आ जाओ आपको तो 2014 में रॉबिन हुड समझ के सत्ता दी थी, फिर दोबारा जब आप रोने लगे कि भाई 5 साल पूरे नहीं हुए, 5 साल में हमें समय नहीं मिला निरूपा राय की तरह कि मेरा बच्चा नहीं मिल पाया, अगली फिल्म फिर दिखा दो, आपको देश की जनता ने 5 साल और दे दिए। अब आप जो 10 साल आपको मिले, आप इस पे जवाब दीजिए कि आपने क्या किया। सवाल ये नहीं कि 2014 से क्या किया था। आपको अगर चुना था देश की जनता ने, तो देश की जनता ने ये सोचा था आप कुछ और अच्छा कर दोगे, लेकिन आपने किया बताइए? हर चीज बेच दी। और बहुत बड़ी बात
मुझे में का वो भाषण बता दीजिए जिसमें वो कभी ये कहते पाए हो कि मैंने ये काम किए, मैंने ये काम किए, मैंने ये काम किए। वो सिर्फ रोते रहते, रोने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने थे। और सबसे ज्यादा अगर कोई गरीबों की मजाक उड़ाता है, सबसे ठीक है, लगता है कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे राज शर्मा जी। रामनिवास जी, देखिए तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग को एक बार दिया गया, सत्ता में आप लोग थे 2014 में, फिर आपने कहा 5 साल और दे दो तब हम कुछ काम करेंगे, क्योंकि 5 साल पूरे नहीं होते। ऐसे में अब यहाँ सवाल ये है कि आप लोग इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, आप लोगों ने किया, आप लोगों ने हर चीज़ को बेच दिया, ऐसा आरोप है। लेकिन यहाँ पर आप लोग जिस तरह से अपनी बुनियादी चीज़ें गिना रहे हैं कि हम ये काम हम लोगों ने किया है, लेकिन साथ साथ में आप लोगों ने एक ऐसी कहते हैं ना कि चुनाव से पहले एक ऐसा चीज़ सेट कर दिया जाता है कि फिर सबका दिमाग उधर चला जाता है। अब अयोध्या एक ऐसा सेट किया गया है पूरा कि सबका दिमाग उधर ही है कि भाई अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार है, अब राम लल्ला को बस प्राण प्रतिष्ठा होना बाकी है। उसके बाद इतना लंबा कार्यक्रम किया जाएगा कि जनता भी कहेगी कि हाँ भैया ये लोग सनातनी को सबसे ज्यादा मानने वाले हैं। मनीष जी, कांग्रेस के हमारे मित्र शर्मा जी हमारे मित्र हैं, इनको कभी कभी जब ज्यादा बोलते हैं तो हमको हंसी आती है। तो जिस राम मंदिर को सैकड़ों साल लटकाने भटकाने का काम कांग्रेस कर रही है, और कितने हिंदू समाज के हमारे भाइयों ने कुर्बानी दी, इस मंदिर के लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, और हम स्वयं कितना संघर्ष किए, हम सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, तब जाके जो है आज अगर ये शुभ अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस हमारे मित्र को तकलीफ होगी, क्योंकि इन्होंने तो भरसक प्रयास किया कि किसी कीमत के मंदिर न बने, राम को काल्पनिक बताने लगे। राम, आप समझिए कि देश में पहली बार कोई एक पार्टी जिसके नेता ने मंदिर को कोर्ट के अंदर कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है और राम मंदिर काल्पनिक है। राम मंदिर काल्पनिक है, राम भी काल्पनिक है। और जब इनको वोट लेना होता है तो कई जगह देखो हिंदू स्थानों पर जाते हैं, किला लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, कुछ लोग तो जनेऊधारी हो गए, एक टोपी से जनेऊधारी हो गए, इसलिए हो गए ना, इनको वोट चाहिए। लेकिन देश की जनता अच्छी तरह जानती है ये बहुरूपिये हैं, इनको कभी माफ नहीं करने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो जीतने का रथ, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि दोबारा, अरे दोबारा नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश में 4 बार जीत चुके। 2014 में हम अच्छी सारे वर्ष के लोगों का सफाया किए, 2017 में हमारी सरकार बनी, 2019 में हम फिर दोबारा तीसरी बार जीते, और चौथी बार 2022 में जीतने का काम हमने किया, हमारी जनता ने यहाँ किया है। तो निश्चित रूप से ये बात अब हजम नहीं हो रही कांग्रेस के हमारे साथियों को और समाजवादी पार्टी के साथियों को, इसीलिए नए नए प्रोपेगेंडे दिखा रहे हैं। अरे भाई, लाखों करोड़ों हिंदुओं ने अपनी कुर्बानी देके अगर राम मंदिर का इस दिन आया है तो हम जश्न नहीं मनाएंगे। हम तो कहते हैं, हम यही नहीं मना रहे हैं, पूरी दुनिया में अभी दीपोत्सव का 100 देशों में लोगों ने जश्न मनाया। भाई अमेरिका जैसा देश, दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र है, उसने दीपावली की छुट्टी की। अब ये बात कांग्रेस के हमारे साथी बंधुओं को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि जिनको ये वोट बैंक समझते थे उनको नाराजगी हो रही। ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो लंबे समय चली आ रही, आज उस पर ब्रेक लग गया है। वो भी समझते हैं ये लोग हमको वोट बैंक समझते थे, हमारे हितैषी नहीं थे। आज पूरे देश में अगर 13 करोड़ किसान भाई किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं तो हमने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। अगर हम देश में पूरे देश में 5 करोड़ आवास हमने दिया है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा है। आज अगर पूरे देश में 82 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा है। अगर आज देश की इकोनॉमी अच्छी हो रही तो हिंदू मुस्लिम को जरूरत नहीं, ये आदि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छे शासन की वजह हो रही है। इसीलिए देश में चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। और आज दुनिया के अगर हम सबसे बड़ी पार्टी बने हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बदौलत बने हैं और अच्छे कामों की वजह बने हैं। इसीलिए आज इन सबको हजम नहीं हो रहे हैं। ये क्या है कि तमाम साजिशें कर रहे हैं, इनकी साजिशों को देश जनता बेनकाब करके इनको, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश की सरकार बनेगी
और जो हमारा संकल्प है हमारी ठीक है सरकार का, राज शर्मा जी, कि हम राज शर्मा जी से एक बार फिर से हमारा संपर्क जुड़ गया। राज शर्मा जी, सवाल ये राज भाई कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग आप लोग भी तो वही कर रहे हैं ना, आप भी तो वही कर रहे हैं, धर्म की राजनीति आप भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म से अछूते हैं आप भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं और जाति की राजनीति कर रहे हैं। कोई जनता का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जनता का मुद्दा उठाकर झंडा लेकर चल रहे हैं कि नहीं ये जी देखिए जी हम ये जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। सिर्फ जाति और धर्म को लेकर कांग्रेस भी लड़ाई लड़ रही है और अब आपके विरुद्ध आप ही की सहयोगी सपा भी खड़ी हो गई है। मनीष भाई, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग कांग्रेस हमेशा लड़ाई कभी भी धर्म की नहीं करती। हम रोजगार की लड़ाई लड़ते हैं कि रोजगार मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी नौकरियां सही से चले, राज्य में सरकारों को उनकी तनख्वाह समय से मिली, जब दिवाली आए तो उनको बोनस सही से मिले। अभी रामनिवास भाई बड़े हिसाब से कहते हैं, एक तो इनका रोना मैं बार बार कहता हूं कि बार बार एक ही बात को रोते रहते हैं कि भैया पहले क्या हुआ था सरकार में। अरे पहले की बात छोड़ो रामनिवास भाई, जवाब आपको अब 10 सालों का देना है। मैं फिर दोबारा कहता हूँ। अच्छा राज शर्मा जी, एक सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे। धर्मेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के नेता हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, स्वागत है चैनल में आपका। जी राज शर्मा, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राज शर्मा जी अपनी बात पूरी करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई रोजगार से है कि आपने रोजगार कितना दिया, आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी है। मैं रामनिवास भाई से अगर सवाल पूछूं, 5 सवाल पूछूं, 5 का जवाब दे देंगे कि इन्होंने रोजगार कितना दिया, इनके यहाँ डॉक्टर्स कितने हैं, इनके यहाँ शिक्षक कितने स्कूलों। अभी मैं पेपर पढ़ रहा था कि सर्दियों में वो ड्रेस स्वेटर वगैरह नहीं बांट पाएंगे। और एक और बात बता रहा हूं मनीष भाई आपको, सर्व शिक्षा अभियान का जो पैसा आता है वो केंद्र सरकार ने दे दिया, लेकिन प्रदेश के पास पैसा नहीं है। और अभी आपने देखा दीपावली में आप तो अयोध्या में सारी कैबिनेट ले गए और साहब यहाँ पे हमारे राज्य कर्मचारियों को आपने बोनस नहीं दिया, उनका बोनस जीपीएफ में डाल दिया। क्यों? उनके घर में दीपावली नहीं जलनी थी? इसके लिए क्या जवाब देंगे आप? दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, घर घर तक राम को पहुंचाएंगे। दुनिया में मैंने ही सुना था कि राम मेरे करकण पे बसते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप कहते हो राम को हम लाएंगे? ये नहीं राम सुन रहे होंगे। कर्नाटका में आपने जय बजरंग बली के नारे लगाए थे, बजरंग बली को पता चल गया था कि आप झूठे मन से नारे लगा रहे हो। अब राम भगवान को भी पता चल गया है कि आप लोग जो ये नारा और नाटक कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, आप देश को विभाजन की ओर ले जा रहे हो। आप लोगों को कतई भी जरूरत तो इसकी आपको भी पड़ रही है ना, जरूरत तो गाय बगाए आप लोग को भी पड़ ही रही है। नहीं, हम तो अभी बताइए, हमारे नेताजी गए हमारे केदारनाथ, वहाँ के ही मुखिया ने कहा कि यही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अंदर जाके फोटो नहीं खिंचाई। हम लोग जहाँ जाते हैं वो दिल से जाते हैं, वहाँ फोटोग्राफी करने नहीं जाते हैं मनीष भाई। और मैं दावे के संग कहता हूँ कभी क्या होता है, ये राजनीति है। अच्छा ये बताइए ना, ये जो भंडारा उंडारा करवा रहे थे, चाय वाय पिला रहे थे, ये वीडियो कौन वायरल कर रहा था? भाई ये अंदर की तो नहीं है, ये अंदर करा रहे थे मनीष भाई, आपको ज्यादा हम ये जानना चाह रहे हैं। मैं अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां गए थे, ये वीडियो कौन वायरल करा रहा था, कौन था ये? नहीं, मैंने क्या कहा था, अरे आज के टाइम में जब मेरा देश का प्रधानमंत्री यूट्यूबर बन गया, आप बताइए ना, जब वही यूट्यूबर बन गया तो बताइए हम क्या करें? आपको बताइए, आप ये बताइए ना आप भाई, जब हम मेरे देश का प्रधानमंत्री चीख के कह रहा है कि लगता है राज शर्मा जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम धर्मेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, आपको आवाज आ रही है सर? ठीक है, लगता है हमसे संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज यह है, हमको समझना पड़ेगा कि आज की डेट में जो समाज में और जो देश के मेन मुद्दे हैं वो बेरोजगारी, स्वास्थ्य, महंगाई, शिक्षा, ये सब ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जो आम मुद्दे हैं। और इन मुद्दों को लेकर बहस तो होती है, ये सिर्फ टीवी चैनल्स पर बहस होती है और प्रवक्ता बहस करते हैं, लेकिन जब बात फील्ड की आ जाती है तो फील्ड पर इन मुद्दों को लेकर आपको कोई दिखेगा नहीं। कभी गैस के दाम महंगे हो जाएंगे तो कुछ लोग आपको सड़कों पर दिख जाएंगे, उसके बाद पूरी सड़क फिर सन्नाटा खींच लेगी, फिर कोई नहीं दिखता है आपको। कभी पेट्रोल के दाम महंगे हो गए तो उसको लेकर कभी बहस छिड़ जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर जो है चीज़ें जस की तस फिर हो जाएंगी। ऐसे स्वास्थ्य की बात कर लें, ऐसे शिक्षा की बात कर लें, तो ये जो मेन मुद्दे हैं जो आम जनता से, आम पब्लिक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और ये जो 4 तस्वीरें, देखिए ये 4 तस्वीरें, इसको समझना पड़ेगा।
हमें आपको, क्योंकि हम आप वोट करते हैं इन्हें, लेकिन क्या हमारे वोट का जो सही यूज हो रहा है ये हमें भी सोचना पड़ेगा। हम किसी भी एमपी एमएलए को वोट करते हैं तो क्या सोचकर वोट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि क्या सोचकर आप किसी एमपी एमएलए को वोट करते हैं, कि क्या वो हमारे लिए, यही सोचते हैं ना कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, इस समाज के लिए कुछ करेंगे, इस देश के लिए कुछ करेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा क्या हो रहा है? एमपी एमएलए वास्तव में आपके लिए कितना सोच रहे हैं? और ये आम पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि आम पब्लिक वो जाए अपने क्षेत्र में, देखे कि वास्तव में क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी जरूरी चीजें हैं कि क्या जो उन्होंने, जिनको एमपी बनाया, जिनको एमएलए बनाया, जिनको पार्षद बनाया, क्या वो आपके या फिर ग्राम प्रधान बनाया, क्या जिला पंचायत सदस्य बनाया, क्या वो काम कर रहे हैं और वो विकास कर रहे हैं। अच्छा देखिए, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो वोट किस पर होने लगते हैं? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे धर्म, जाति, इस पर वोट पड़ने लगते हैं। फिर चुनाव थोड़ा और नजदीक आता है, फिर वोट पड़ने लगते हैं सिंबल पर। तो हमारे साथ राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। राज शर्मा जी, आप कहते हैं कि जी हम लोग नहीं करते हैं धर्म की राजनीति, लेकिन धर्म की राजनीति सर सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आपके नेता भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है वोट चाहिए तो हमें करना पड़ेगा। जातीय जनगणना की बात करते हैं आप लोग। राज शर्मा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है राज शर्मा जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। तो देखिए, अगर इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे, क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं कि क्या देश की राजनीति सही दिशा में हो रही है और क्या देश की राजनीति सही दिशा में चल रही है, क्या देश की राजनीति में सब कुछ सही हो रहा है, यह समझने की बहुत जरूरत है। क्या हमें सिंबल पर वोट करना चाहिए, हमें जातियों पर वोट करना चाहिए, कि हमें धर्म पर वोट करना चाहिए? क्योंकि लगातार जो है आप सुनते आए हैं कि किस तरह से सनातन को लेकर बयानबाजी की जाती है। कई ऐसे बड़े नेता हैं, छोटे नेता नहीं, छुटभैया नेता नहीं, बड़े नेता, वो सनातन को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी करते हैं। क्यों करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? हमारे साथ राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। राज शर्मा जी, सर आप कहते हैं हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हर मंच से जाति और धर्म की बात करने वाले आप ही के नेता होते हैं, वो भी राहुल गांधी, कोई और नहीं। हम देश में रह रहे हैं। मैं ये कह रहा, जाति की बात करना नहीं करना एक अलग बात है ना। हम क्या जाति की बात नहीं कर सकते? नहीं करना चाहिए, लेकिन चुनाव के समय आपको बड़ा जाति याद आती है, चुनाव के बाद जातियां नहीं याद आती है ना। बात कब नहीं आती? हाँ, हमें चुनाव से पहले भी आती है। देश में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो देश की सरकार को 24 घंटे राउंड द क्लॉक एक ही विजन से चलाती है कि देश के हर नागरिक को फायदा होना चाहिए, है ना। हमारी पार्टी का एक विजन है, और ये विजन देश की जब देश आजाद हुआ था तब से आज ये विजन चल रहा था। मुझे आप एक बता दीजिए ना, मुझे काम बता दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 काम कैसे हुए। मैं आपको 5 काम बता सकता हूँ जिसमें आज भी तनख्वाह नहीं बढ़ रही। 6 डिपार्टमेंट बता सकता हूँ जिसमें तनख्वाह नहीं बढ़ रही। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को बोनस नहीं मिला, उनका बोनस जीपीएफ में डाल दिया गया। मुझे क्या इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि इन्होंने जीपीएफ में क्यों डाला? क्या मेरे घर पे, किसी कर्मचारी के घर पे दीपावली नहीं थी? आप पूरा कैबिनेट ले गए अयोध्या में, क्या बताने के लिए ले गए? क्यों सरकारी पैसे का असर कर रहा? सबको अलग अलग पैसे से भेजते, अपने पैसे से भेजते। ये तो पैसा आप लोगों ने बर्बादी करी। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे एक भी बता दे, रामनिवास भाई सुन रहे होंगे, इनके आजकल डॉक्टर्स नहीं है, पेपर पूरा आ रहा है भाई, पेपर में सारा आ रहा है, किसी को चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सीट छोड़ी हुई है, मुख्यमंत्रियों ने अपनी सीट छोड़ी हुई है, ये और प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। अरे भाई, एक प्रधानमंत्री बने हो, पहले उसे तो देख लो, कहां जाएंगे? क्या झूठी बातें कहती हैं मनीष भाई। अगर आप भी अपने सीने पे हाथ रखोगे तो आपको लगेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत झूठ बोलते हैं। आज के दिन
हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी की जयंती मनाई जा रही है। हर व्यक्ति कहता है, मैं दावे के संग कहता हूं, किसी भी पार्टी का नेता हो वह जवाहरलाल नेहरू जैसा प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कहे या ना कहे ये बात एक अलग है। मैं आज बता रहा हूं, मेरे देश में रोटी नहीं होती थी, बाहर से गेहूं आता था, सोई नहीं बनती थी। हमने सन 2014 तक इनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दिया, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं। एक और बात बताना चाहता हूं, मैं बात रियलिटी कहता हूं, ये तो केंद्रीय विद्यालय भी बेच रहे हैं, ये केंद्रीय विद्यालय भी बेच रहे हैं, और सारे चीजें इन्होंने बेची दी अंबानी को। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, रामनिवास भाई सुन रहे होंगे, अडानी का नाम नहीं लिया, आप भूल गए लगता है। अरे अडानी का ही ले रहा हूँ मनीष भाई, थोड़ा सुन लो, अभी पूरी बात कहूंगा। हम कह रहे अडानी को आप काम दीजिए, कांग्रेस अडानी का विरोध नहीं करती है, विरोध करती है तो उसके भ्रष्टाचार का विरोध करती है। काम दीजिए ना, काम करने वाले को काम दीजिए ना, मिस्त्री किसी को भी काम दे दीजिए बिल्डिंग बनाने का, लेकिन अगर हम विरोध करते हैं अडानी का तो उसके भ्रष्टाचार का करते हैं। अगर मैं ये कहता हूं, अगर मेरे घर पे मेरे पे इल्जाम लगाया जाए तो क्या मैं उसको सफाई ना दूं? एक सबूत भी अभी तक आप लोग पेश नहीं कर पाए। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि सनातन, पीडीए, फिर जातीय जनगणना, अखिलेश यादव ने भी कह दिया, लगातार अब कटाक्ष कर रहे हैं अखिलेश यादव कांग्रेस पर भी कि ये इनका शासन रहा और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, पीडीए इन लोगों ने जातीय जनगणना नहीं कराई। अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं सर खुलकर। अच्छा देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या गलत करें? पीडीए की बात करना अपराध है या जातीय जनगणना की बात करना अपराध है? ये सही है, समाजवादी पार्टी के एजेंडे में शुरू से था जातीय जनगणना, और जातीय जनगणना के पीछे हमने अपनी मंशा भी आपको बताई कि हम चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों को उनकी जो भागीदारी है उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिले। तो ये अचानक से कहाँ आ गई ये जातीय जनगणना? कहाँ से ये पौधा कहाँ से उगाया आप लोगों ने? ये समाजवादी पार्टी चाहे मंडल कमीशन की बात रही हो, अरे सर मंडल कमीशन की बात रही हो, अभी सर कहिए, कई चीज ऐसी है, सुनिए ना। डॉक्टर लोहिया हमारे जो सर्वोच्च थिंक टैंक थे और पार्टी के हमारे संस्थापक डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 100 में 60 की बात उस समय नारा दिया था, जो उस समय की तत्कालीन जनगणना के हिसाब से था, तो उसमें कहाँ गलत है? तो सर 5 साल सरकार थी, क्यों नहीं करा लिया जातीय जनगणना? नहीं, सत्ता में थे ना सरकार। देखिए वैसे तो जनगणना जो जनगणना के सांख्यिकी है वो केंद्र सरकार का विषय है, उसमें बराबर की दोषी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रही है। नहीं कैसे? नहीं अब तो सवाल उठ बताइए ना, कैसे भारतीय जनता पार्टी कैसे? भाई आप जब सत्ता में थे तो क्या केंद्र में बीजेपी की सत्ता थी कि कांग्रेस की थी? भाई हम दोनों समय में रहे हैं, लेकिन दोनों ना पहले बताइए ना, तो हम जानना चाहेंगे ना। क्या जानना चाहते हैं? ये हमसे बेहतर जान रहे हैं कि कांग्रेस भी रही है और भारतीय जनता पार्टी। कितने साल भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने काम किया, बताइए ना। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समय में 2014 में मोदी जी आ गए थे, और 14 से 17 3 साल का बड़ा कार्यकाल था। तो आप जिस तरह से नीतीश बाबू ने करा लिया था, आप भी तो करा सकते थे ना। देखिए सही है, करा सकते थे, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और उस समय महाराज अब संविधान पर आ जाते हैं कि संविधान मारने वाले लोग हैं। जब अवसर मिलेगा तो बिल्कुल कराएंगे। सर अवसर मिला वो खो दिए, अवसर मिला खो दिए, फिर लेकर पौधा टहल रहे हैं आप लोग कि जी जातीय जनगणना कराएंगे, पीडीए जी पीडीए जी। जो सैनिक सीमा पर मरते थे उनके वारंट केवल जाते थे, लाश नहीं जाती थी। 1 लाख रुपया दिया जाता था, 1 लाख से सीधे 10 लाख करने का काम किया, और उनकी जो डेड बॉडी थी, उनकी शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके घर तक जाती थी, और पूरा राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि होना शुरू हुई। नेताजी ने दिया। गांव गरीब किसान की चिंता। अरे आप अपनी बताइए ना, नेताजी को छोड़िए, अभी नेताजी नहीं, अपनी बताइए। नेताजी रहे तो उनका सम्मान आप लोगों ने किया नहीं, अब जब नहीं है तो फिर उनकी बात छोड़िए ना, आप अपनी बताइए। समाज के पिछड़े और गरीब तबकों के लिए चाहे समाजवादी पेंशन के माध्यम से जो वंचित तबका था उसको देने का काम किया, चाहे गाँव के विकास के लिए लोहिया गाँव, जनेश्वर मिश्रा गाँव के माध्यम से विकास करने का काम किया। साथ ऐसे कितने गाँव विकसित हो गए? गांव का नाम बताइए, कितने गांव विकसित हो गए? जादू नहीं है, आप पूरे आंकड़े देख लीजिए, लगभग। अरे छोड़िए सर, आंकड़ों पे गांव का नाम बताइए, कितने गांव विकसित हो गए तो हम बताते हैं। एक गांव में, लोहिया गांव में हम लोग 25 लाख की कॉलोनी आवास दे रहे थे, 2.5 लाख। सर कितने गांव विकसित हो गए बताइए ना। और बाद में 3.25 लाख कर दिया गया था। उसके साथ साथ गाँव की सारी सड़कें पक्की, मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम, बिजली का काम, हर घर का काम, सोलर लाइट देने का काम, सब जगह बिजली पहुंच गई थी, सब जगह सड़क और बिजली पहुंच गई थी।
हर गांव में बिजली पहुंच गई थी, हर कुएं में बिजली पहुंच गई थी। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसे कई मुद्दे हम उठा चुके हैं जो आज तक बिजली नहीं पहुंची थी, कैसे पहुंच गई थी? उस समय क्या आप तथ्यात्मक रूप से आंकड़े ले लें हर गांव के प्रधानों से और वहां के पंचों अरे से। छोड़िए सर, अभी मैंने कुछ सुनिए, कुछ समय पहले, अब मैं बता दे रहा हूं, कुछ समय पहले अभी मैंने अमेठी की खबर उठाई थी। अमेठी में 100 साल से वहां पर सड़क नहीं हुई थी, नहीं बनी थी। जब मैंने खबर चलाई, खबर को प्रमुखता से उठाया, उसके बाद वहां की सांसद ने, सुनिए अब बात को, अब मेरी बात सुन लीजिए महाराज, अब बात सुन लीजिए। उसके बाद वहां की सांसद ने उसका संज्ञान लिया, अधिकारियों ने हमारे रिपोर्टर से संपर्क किया और अब वहां पर सड़क बनने की प्रक्रिया शायद चालू हो रही है। अब मेरी बात नहीं हुई है, अब बताइए ना, आप कह रहे हैं कि सड़क बन गई थी, क्या बात है सर? कौन सा गांव है जरा हमको भी बता दें, हम भी देख लेंगे। सर अमेठी की थी, मैं भेज दूंगा आपको, मैं भेज दूंगा। 100 साल से नहीं आई थी, 100 साल, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, 100 साल से नहीं आई थी, मैं भेज दूंगा आपको। होगा नया बसा हुआ, जिसको लेकर के आप बात उठा रहे हैं, वही कह रहे हैं सर, 100 साल पुराना गांव नया बसा है, क्या बात है सर? सब तब आप भी नहीं पैदा हुए होंगे, विद्युतीकरण करने से वंचित रहा सर। बहुत सारे ऐसे गांव जहां विद्युतीकरण नहीं हुए थे, क्या बात कर रहे हैं सर? भाई झूठे आंकड़े तो कुछ भी दे सकती है सर। सुनिए, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, बाकी मैं आपको बता दूं सर, मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता दे रहा हूँ सर। सुनिए ना सर, सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में देवरिया जानते हैं ना, देवरिया के पास भटनी पड़ता है सर, सुनिए, भटनी पड़ता है सर, ठीक है। वहां पर कभी कभार 7 दिन दिन में लाइट आती है, कभी 7 दिन रात में लाइट आती है। अभी का पता नहीं, लेकिन कुछ साल पहले यही स्थिति थी। अब बताइए ना, बोलिए, मैं तो आपको बता रहा हूं, भटनी नाम बता रहा हूं, अब बोलिए जी। धर्मेंद्र भाई जी बताएं। मैंने बोला ना कि भटनी नाम बता दिया, अब बोलिए, अब बताइए। भटनी पार बहुत बड़ा कस्बा है, भटनी पार में कहाँ, भटनी पार में आज से नहीं हमको लगता है। अरे सर, भटनी पार बहुत बड़ा कस्बा है, मैं पूरी भटनी की बात कर रहा हूँ सर, आप क्या बात करते हैं धर्मेंद्र भाई? अरे मैं आज के 20 मैं गोरखपुर की बात बता दूं, मैं गोरखपुर की बात बता दूं, एक समय ऐसा था, सुनिए सर, एक समय ऐसा आ गया था, गोरखपुर में भी लाइट इतनी कटती थी कि लोगों को वहां पर लोग विरोध प्रदर्शन करते थे। क्या बात कर रहे हैं सर? सुनिए मनीष जी, लाइट जो है जादू से नहीं ठीक होती। समाजवादी पार्टी में 6 नए बिजली घर बनाया सर, बिजली घर बना, सुनिए ना, आप 50 घर बना दे, समान ना उसमें घर लेकर क्या सर बात करते हैं? 2016 में हमने वादा किया था, 2016 में बिजली देना 18 घंटे शुरू कर दिया था, लेकिन एक भी बिजली घर अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया हो तो उसका नाम बता दीजिए सर। हम कह रहे हैं आपने घर बना दिया, आपने घर बना दिया, बीजेपी उसमें सामान लगा रही है, तो ये है ना कि बीजेपी अब उसमें सामान लगा रही है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? लेकिन सर बात आप लोग सुनिए ना सर, सुनिए सर, ऐसा है ना, कई ऐसे गांव सर मेरे मुंह पर रटे हैं धर्मेंद्र भाई, आप लोग के नहीं रटे होंगे, क्योंकि हम लोग ग्राउंड जीरो पर के पत्रकार हैं, छोटे पत्रकार हैं, तो हम लोग हर जगह चले जाते हैं, हम लोग गांव से जुड़े लोग हैं, ठीक है, हम हर जगह चले जाते हैं और वहाँ की यथा स्थिति को पता है हमें। लेकिन सवाल ये है ना कि धर्मेंद्र भाई, यहाँ पर सवाल ये है कि आज की डेट में मुद्दे सारे गौड़ हो गए हैं, जाति धर्म यही सब आ गया है। जनता से आप लोग को कोई सरोकार है कि नहीं है? साफ साफ ये बताइए धर्मेंद्र भाई। जी क्या पूछ रहे हैं धर्मेंद्र भाई, जनता से आपको कोई सरोकार है कि नहीं है? जाति धर्म ही लेकर चलेंगे आप लोग? हुजूर, जनता के लिए जो हमने काम किया, लैपटॉप हमने दिया, मोबाइल हमने दिया, 1090 हम ले आए, 100 नंबर पुलिस की एकीकृत व्यवस्था हमने की, एक्सप्रेस वे जनता के लिए बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का हमने नींव रखा, बुंदेलखंड में पानी पीने की व्यवस्था जो सदियों से व्यवस्था थी उसको हमने ठीक किया। आप कैसी बात करते हैं? गांव के विकास में बुंदेलखंड की बात मत कीजिए महाराज, बुंदेलखंड की बात मत कीजिए। समाजवादी पेंशन हमने दिया। आप कैसी बात करते हैं? अब सर अब फिर वही आते हैं सर, हमारा लैपटॉप राज शर्मा जी न रहा होता तो नहीं, अब सुनिए ना, अब समाजवादी पेंशन की बात करते हैं आप, अभी हम बताते हैं, रुकिए राज शर्मा जी, अभी आपके समाजवादी पेंशन पर भी आ जाते हैं सर। के अंदर मोदी जी ने वो हमारा दिया हुआ लैपटॉप था, लोग दुनिया से कनेक्ट रहे, बच्चों की पढ़ाई हो सकी। सुनिए ना, ठीक है, कितना बच्चे कनेक्ट रहे हैं, सुनिए ना, कितना बच्चे कनेक्ट रहे उस पर आते हैं ना राज शर्मा जी। राज भाई ये बताइए, बढ़ा के रखा है नहीं, ये कह रहे हैं हमने सब कुछ दिया है, आप लोगों ने कुछ दिया है कि नहीं दिया है? अब आप भी बताइए कुछ दिया है कि नहीं दिया? कह रहे समाजवादी पेंशन हमने दी, हमने जो है लैपटॉप दे दिया,
और ना जाने क्या क्या हमने सड़क दे दी, गांव गांव बिजली पहुंचा दी, लेकिन ऐसे कई गांव हैं जो बिजली से अभी भी अछूते हैं। कि पहुंच गई है राज शर्मा जी, हर जगह गांव गांव पहुंच गई है सड़क और बिजली? राज शर्मा जी, राज भाई आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए रामनिवास जी, आपको हमारी आवाज आ रही है सर? रामनिवास यादव जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? धर्मेंद्र सिंह जी, चलिए आपका रुक कर लेते हैं। धर्मेंद्र भाई, हेलो जी। धर्मेंद्र भाई, हाँ लगता है इनसे संपर्क टूट गया है, हम अभी इनसे दोबारा संपर्क करें। धर्मेंद्र भाई, आप यहाँ पर समाजवादी पेंशन की बात जब करते हैं तो समाजवादी जब पेंशन की बात आप करते हैं तो यहाँ पर राज शर्मा जी आपको हेलो हेलो जी, राज शर्मा जी आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल जी आ रही है। राज शर्मा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हर गांव में बिजली और सड़क पहुंच गया है? मैं एक बात कहना चाह रहा हूं मनीष भाई, 2017 से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर अरे प्रदेश उसको अभी में रुकिए, सरकार- पहले बताइए हर जगह बिजली सड़क पहुंच गई है, पानी पहुंच गया है, मैं ये जानना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश में। अभी कहीं नहीं पहुंचा है। अभी कहीं नहीं पहुंचा, यानी कि ना। सपा झूठ बोल रही है। हाँ, अब अपनी बात नहीं, पूरी बात कीजिए। सपा झूठ बोल रही है, क्या बोल रही है? नहीं, अब मैं यही जानना चाह रहा था। ठीक है, अब अपनी बात पूरी करें सर। नहीं मनीष भाई, पहले एक और फंस मेरी बात सुनेंगे ना पूरी। फंस गए महाराज, नहीं, फंस गए। नहीं, गलत नहीं, ना मैं गलत, मुझे बात राज नहीं भाई पसंद है। फंस गए आप, फंस गए चक्रव्यूह में। बोलिए राज भाई, बोलिए। बात सुनिए, हम नहीं फंसने, पहले मेरी बात सुनिए ना पूरी। अभी कहीं नहीं पहुंची, इधर सुन लीजिए, मगर ये हिसाब किताब किसको देना है? भारतीय जनता पार्टी को देना है। बताइए कौन देगा? आप हमसे कैसे हिसाब मांग रहे भाई? नहीं अभी नहीं, भाईचारा निभा लीजिएगा। अब सुनिए ना, अब जलेबी मत बनाइए, भाईचारा निभा लीजिएगा। सुनिए, बीजेपी सुनिए ना, बीजेपी कह रही, सुनिए आप बात तो सुन लीजिए महाराज। बीजेपी और सपा रही है यहाँ पर, सुन तो लीजिए। आप शायद आपको क्लियर कर दूं। ना सर, अब सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा। अब जलेबी मत बनाइए। क्लियर कर दूं कि 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ सुनिए, यही मैं पूछ रहा हूँ सर, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप बात तो सुन लीजिए। 2017 से, सुन तो लीजिए सर, सुनने का मादा भी रखिए ना। 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले सपा की थी। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ नहीं हुआ, यानी कि अभी तक नहीं पहुंचा है, यानी कि सपा कार्यकाल में भी नहीं पहुंचा था। यही है ना पूरा मामला? अब बोलिए सर। ये तो भाई, अगर मान लो और सरकारें रहती तो शायद मुझे लग रहा गांव गांव तक पहुंच जाता, क्योंकि ये तो कमीशन बट रहा है सर। अब सर ना, अब यहाँ पर जलेबी ना घुमाइए, अब जलेबी मत घुमाइए सर। अब ये जनता है सर, जनता से तो कम से कम जनता को तो सही बोलने की मादा रखिए ना सर। क्या बात कर रहे हैं सर? आप क्या बात कर रहे हैं सर? अपनी बात से आप ऐसे पलट जा रहे हैं, क्या मतलब कि सब देख रहा है सर? क्या ऐसा थोड़ी ना होता राज भाई ना। हम क्यों पलटेंगे? पलटी मार रहे हैं आप फंस गए तो। अब मैं 2017, हाँ जी, किसी और की सरकार होती जी तो ये हो गया। अरे साहब कहिए कि तब भी नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ। आपको हिम्मत नहीं है क्या कहने की? हिम्मत नहीं है कहने की? पूछोगे नहीं पूछोगे? अरे सर, हम तो पूछ लेंगे, जब हम आपसे पूछ रहे हैं आप भी तो जवाब दीजिए ना। आप मुझे आप मादा नहीं रखते हैं कहने का। अरे 2017 से 5 काम बीजेपी के गिना दो, आप गिना दो। चलो, इनके प्रवक्ता तो नहीं गिना पाएंगे, लेकिन आप उनके सर आप अभी से वही कह रहे हैं ना सर। अभी समाजवादी पेंशन की बात होती है और अभी हम लोग अभी बोलते हैं कि किसान, सुनिए ना, किसान निधि की बात कर लेंगे तो अभी मुंह पे चुप्पी आ जाएगी आपकी। तो सर हमें ना बताइए ना सर, भाई कहे, सुनिए ना। फर्क पड़ रहा है? हाँ, काम तो करेगी, कुछ तो काम करेगी भाई। अब लीजिए, अब कुछ काम करेगी। स्टैंड लेना सीख लीजिए ना, स्टैंड ले लीजिए, स्टैंड ले लीजिए, स्टैंड ले लीजिए सर, स्टैंड ले लीजिए। हमें ना बताइए सर, हमें तो बहुत सारी चीजें पता है, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया है, आपको यही नहीं पता है।
आपने सिर्फ एक आईना देखा, सरकार ने ये नहीं किया है, दूसरा आईना आपको दिखता नहीं है। मैंने आपसे 5 पूछे थे, एक बता दिया, 4 बताओ। सर अभी सर फिर वही ना, फिर कहेंगे सरकार काम करेगी ना, फिर वही बात है सर, छोड़िए ना सर। ये बताइए, मैंने जो सवाल जवाब दिया सर, सुनिए सर, जो हमारा सर सुनिए ना, जो हमारा सुनिए सर, हम एक एंकर है, हमको हमारी नौकरी तो कर लें दो सर जनाब। हम ये कह रहे हैं सर कि आप सुनिए, असली बात कह दी कि एंकरी करने दो। हाँ सर वही कह रहे हैं ना, नौकरी करने दो सर, सवाल हमें पूछने दो, हमें पूछने दो ना। मैं ये बोला, आपको सारे अपराध माफ, आपने कह दिया एंकरी करने दो सर। सुनिए, सही कहते हो। सुनिए राज भाई, मैं ये सुनिए ना राज भाई, आप ये बताइए सपा शासन काल में क्या बिजली पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी, गांव गांव सड़क पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी, जवाब दीजिए, तो फिर हम दूसरा सवाल लेंगे आपसे। अच्छा, आपकी लिखी कॉपी आप ही के नाम अरे से नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप हाँ ना में जवाब दीजिए। आप कहिए पहुंची थी, आप कहिए ना पहुंची थी। मैं ये कह रहा हूँ आज तक गांव में ये जो मैं उसी वर्तमान की बात करूंगा कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई देश में तरक्की रुक गई। ठीक है सर, फंस गए अब ना, कह रहे हैं ना कि ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है महाराज, ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है। हमें तो एंकरी करनी है, कोई बात नहीं सर, ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा महाराज। प्रभु आप एंकरी करो। नहीं वो हम कर रहे हैं सर, वो बहुत अच्छी से कर रहे हैं, आपको भी मालूम है, इसीलिए कह रहे हैं ना आपको निकला जा रहा है ना उगला जा रहा। रामनिवास जी कह रहा हूँ मनीष भाई, आज आपने ये शब्द कह दिया ना, एंकरी करने दो हमें। हाँ सर, वो तो कहेंगे ही सर। अब जब सवाल आप हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे ही सर, हमारा काम है सवाल पूछना, आपका नहीं है सर, है ना। आप लोग जवाब दीजिए, नेता है आप लोग सर, सुनिए ना, नेता है आप लोग को जवाब देना है। और ऐसा ये जो आप जलेबी आज बनाया है ना आपने सर, ये किसी के सामने जलेबी बनाइएगा मत, वरना सर वो आप पे हंस लेगा। ठीक है रामनिवास यादव जी, इनको अब फिर बात आती है तो राज भाई कहते हैं कि 2014 के बाद से ही देश आजाद हुआ, लोग पैदा हुए। अब यहीं पर बात आ जाती है, जब इनसे पूछो कि भैया पिछले क्या हुआ था, तो जब उत्तर प्रदेश की ना इनकी बोलती निकलती है ना ये कुछ बोल पाते हैं। यानी इनको सिर्फ 2014 के बाद से सियासत दिखती है, या उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से सियासत दिखती है, उससे पहले सियासत तो होती नहीं थी। क्यों रामनिवास यादव जी? रामनिवास यादव जी, ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, अब यही सवाल आपसे है, धर्मेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए। धर्मेंद्र सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, क्या 2014 और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से ही सियासत शुरू हुई है, उससे पहले सियासत नहीं होती थी? देखिए, सियासत हमेशा होती रही है, सियासत होना अच्छी बात है। नहीं राज भाई के नजरिए से तो 2014 और 2017 के बाद से, यूपी में 2017 के बाद से सियासत शुरू हुई है। नहीं, सियासत का मतलब है कि राजनीति में कटुता का जो भाव आज के दौर में है वो पहले कभी नहीं रहा। हाँ। 2012 से 17 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, हम लोग 5KD जाते थे, विपक्ष के तमाम बड़े नेता आते थे और पार्टी के नेताओं से पहले उनके काम होते थे सौहार्दपूर्ण तरीके से। उसमें भारतीय जनता पार्टी, अच्छा सर, कितने काम होते थे? नहीं, जो भी काम वो दे के आते तो चाहे सड़कों संबंधित हो, चाहे बिजली संबंधित, उनके क्षेत्र। लीजिए, राज शर्मा जी कह रहे हैं बिजली पहुंची नहीं है, सड़क पहुंची नहीं है, आप कह रहे हैं सर जी सब कुछ पहुंच गया है। डाल के निकालना ये तो आपका काम है मनीष जी, इसको मुझे कोई आपत्ति नहीं, कौन क्या कह रहा है, लेकिन जो सच बात है। अरे नहीं, आप ही के सहयोगी कह रहे हैं सर, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। हम कहेंगे, फिर आप कहेंगे, फिर आप हम लोग पर इल्जाम लगाते हैं। राज भाई कह रहे हैं, आपके सहयोगी कह रहे हैं, उसको हम अच्छी तरह समझ रहे हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं उसको मतलब आप मानते हैं ना, नहीं पहुंची थी सड़क, बिजली पानी। विपक्ष के नेताओं का सम्मान करना, विपक्ष में विरोध की आवाज होना, सम्मान तो सब लोग कर रहे हैं। कौन विपक्ष पर हमला कर रहा है सर? सम्मान तो सब कर रहे हैं। राजनीति केंद्र की मोदी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हो। जी राज शर्मा जी, मतलब कि आप भी मानते हैं ना कि राजनीति 2014 और 17 के बाद से ही शुरू हुई थी? नहीं, गलत। तो आप ही तो कह रहे हैं सर, आप ही तो कह रहे हैं सर, और कोई नहीं कह रहा। ये शब्द है ही नहीं।
मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, अरे आप मेरी बात इसीलिए सुनिए मैंने ना। कहा फंस जाते हैं राज भाई, बड़े अच्छे आदमी, आप कैसे फंस गए? आप एंकर हैं, आप एंकरी करिए, हम प्रवक्ता गिरी नहीं करेंगे। सर, हम वही कर रहे हैं, अब हमें ना सिखाइए, वो हम कर रहे हैं राज भाई बहुत अच्छे से। मैंने नेतागिरी आपको नहीं सिखाई है, मैं तो बोल रहा हूँ आपसे। आप प्रधानमंत्री ना बने झूठ बोलने के आदि नहीं, मत भगवान बने। करे आपके मुंह में घी शक्कर कभी ऐसा मौका मिल गया तो वो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर सुनिए ना, मतलब कि आपके नेता प्रधानमंत्री बनेंगे तो झूठ बोलेंगे राहुल गांधी, मतलब आप ये एक्सेप्ट करते हैं आपके नेता अगर राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री तो झूठ बोलेंगे, आप एक्सेप्ट करते हैं, मतलब राज शर्मा जी एक्सेप्ट करते हैं कि अगर राहुल गांधी नेता बनेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो झूठ बोलेंगे, ये एक्सेप्ट करते हैं। झूठ नहीं बोलते प्रधानमंत्री, नहीं बिल्कुल आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो झूठ बोलेंगे। मान गए, आप बताइए, आपने मान लिया कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? अरे सर वो आप बोल रहे हैं, आपने वो एक्सेप्ट भी कर लिया कि राहुल गांधी नहीं, मैंने तो बोला आप प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आज क्या हो गया है राज शर्मा जी, क्या हो गया राज भाई? साधु मनीष भाई, देश के संग भारतीय जनता पार्टी नहीं खेल रही है, आप जैसे मीडिया खेल रही है बंदो। बहुत ये मेरा संक्षिप्त में बयान है कि ये भारतीय जनता पार्टी तो जितना खेल रही है और अंडरग्राउंड आप भी खिलवा रहे हो देश की जनता से। सर आज आपको देश की जनता देख रही थी सर, आप खुद बोल रहे हैं, हम तो बिल्कुल मौन थे सर। फिर आप लास्ट टाइम पर मीडिया पर, मतलब ये कितना अच्छा आपको सिखाया गया है कि अगर जवाब ना हो तो मीडिया पर सीधे हमला बोल देना, क्या पट्टी पढ़ाई जाती है सर, बहुत बढ़िया। लेकिन सर सवालों के जवाब से आप लोग नहीं भाग सकते, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो जो कि सबसे पुरानी पार्टी है, मीडिया के सवालों के जवाब से कोई नहीं भाग सकती है। और सबसे बड़ी चीज ये जो धर्म की राजनीति चली आ रही है और ये जो जाति की राजनीति आ रही है कि भाई ये इसी पर अब राजनीति, इसी की पिच तैयार कर लो, इसी पर राजनीति करना है, तो देश की जनता को भी समझना पड़ेगा कि धर्म और जाति से उठकर अगर आप लोग वोट करेंगे तभी आपका भला होगा, अदरवाइज फिर आप रोते रहेंगे, फिर आप 5 साल का इंतजार करेंगे कब इस एमपी को बदला जाए, कब इस एमएलए को बदला जाए। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।